तो जैसे जैसे इलेक्शन का समय नजदीक आता जा रहा है, अलग अलग पार्टीज अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। कोई अपना पिछला डेटा बता रहा है, कोई ये बता रहा है कि हमने पहले क्या किया था, कोई ये बता रहा है कि हम जब आएंगे चुनकर तो हम क्या कर देंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा डेटा के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा फैक्ट चेक करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं वो कितना सही है और किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितना काम किया था। अगर आप लोग चाहो तो इस डेटा को आप लोग गूगल पे सर्च करके फैक्ट चेक कर सकते हो। जितने भी यूट्यूबर्स जब भी आपको कभी कुछ डेटा वो दिखाते हैं तो आप एक बार क्रॉस चेक करने की जरूर कोशिश कीजिएगा कि वो जो बोल रहे हैं वो कितना सच है। जैसा कि आपको पता है कि 2014 से लेकर 2024 तक जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो बीजेपी की रही है, और वहीं पे अगर हम 2004 से 2014 तक की बात करेंगे तो वहां पे यूपीए की गवर्नमेंट रही है, यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। तो चलिए इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि आखिर किसने कितनी मेहनत की है और कौन कितना क्लेम कर रहा है। ये जो एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं इसको दो पार्ट में करेंगे। हमारा जो पहला पॉइंट होगा उसमें हम देखेंगे कि गरीबों के लिए क्या किया गया, और दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि हमारे देश के लिए क्या किया गया। तो एसबीआई के एक रिसर्च की रिपोर्ट के हिसाब से 2011 से 2012 में रूरल पॉवर्टी 25.7% हो गई थी, जो अब गिरकर 2022-2023 में 7.2% हो गई है। अब ये जो गरीब लोगों की परसेंटेज कम हुई है, इसको अचीव करने के लिए बहुत सारी चीजें की गई थी, और इसके ऊपर भी हम डेटा को देखते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात करें तो जो लोन हमारे किसान भाइयों को दिया जाता है खेती से पहले उनका सामान खरीदने के लिए, वो 2013 से 2014 में वो 7.3 लाख करोड़ था, जिसको इंक्रीज करके 2022-2023 में 21.5 लाख करोड़ कर दिया गया। तो पहले के मुकाबले करीब करीब 3 गुना इसको बढ़ाया गया है। तो चलिए अब अगले पॉइंट को देखते हैं कि फार्मर्स को किस तरीके से इनकम के लिए उनको सपोर्ट किया गया है। बीजेपी ने एक नया स्कीम लॉन्च किया था जो था पीएम किसान योजना, जिससे 11 करोड़ गरीब फार्मर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे 2.81 लाख करोड़ भेजे जा चुके हैं। और इसमें कुछ चोरी भी नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और इसके कारण जो बिचौलिया होता है, जो बीच में पैसे चुरा लेता है, जो पैसे आपको गवर्नमेंट से आने होते हैं, उसके लिए जो लोग आपसे कमीशन खाते हैं, उसका जो धंधा है वो चौपट हो गया। और इस कारण से जो पैसे गवर्नमेंट से आपके पास आने थे वो डायरेक्ट आपके बैंक में पहुंच गया। और जहां तक मुझे याद है, प्रशांत किशोर जी जो कि एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने भी कहा था कि नरेंद्र मोदी ने जो ये बिचौलिया का काम खत्म किया, डायरेक्ट ट्रांसफर करवाया है लोगों तक पैसे को, इसके कारण लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन वहीं पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं उनसे नाखुश होती है, या वो लोग जो बीच में पैसा खाते हैं वो लोग उनसे नाखुश रहते हैं क्योंकि उनका जो धंधा है वो चौपट हो गया है। नया राष्ट्रवाद का एक शुरू किया है मोदी जी ने, नियो नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, कि भारत की ताकत, भारत की स्थिति देश में विदेश में। तीसरा ये लाभार्थी का जो मॉडल है, डायरेक्ट डिलीवरी मॉडल का, चाहे वो शौचालय हो, अनाज हो, जनधन अकाउंट है, किसानों के लिए पैसे हैं और नल का पानी है। ये 5 चीज़ें जो लोगों को सीधे डिलीवर हुई हैं। अगर आप लोगों में से किसी के अकाउंट में ऐसा कोई डायरेक्ट ट्रांसफर आया है पीएम योजना के तहत तो कमेंट करके बताइएगा। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की, आपको पता होगा कि बिजली हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से 2011-2010 के आसपास तक बिजली की बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमारे देश के अंदर जो 2011 और 2012 तक के जो रिपोर्ट्स आते थे उसमें यही बार बार न्यूज़ आर्टिकल्स में आते थे कि आज फलाने गांव में बिजली पहुंच गया, आज फलाने गांव में बिजली पहुंच गया। मतलब उस समय तक हम लोग बिजली से जूझ ही रहे थे, लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी ढंग से पहुंचा ही नहीं था कि वो उस बिजली का इस्तेमाल कर पाते। और 14, 15, 16 आते आते तक तो मैक्सिमम घरों तक बिजली पहुंच चुकी थी, और इसके कारण जो हमारे देश का डेवलपमेंट था वो भी बहुत तेजी से हुआ था। अब हमारे देश के अंदर ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये वो सेक्टर है जहाँ पे मैक्सिमम जनता काम करती है। अगर हमारा ये सेक्टर अच्छा काम करेगा, इसकी ज्यादा ग्रोथ होगी, तो हमारे देश की भी ग्रोथ उतनी तेजी से होगी। ये जो 2013-2014 में 27,000 करोड़ होता था वो अब बढ़कर 1.25 लाख करोड़ हो चुका है। 10 साल में लगभग 5 गुना बढ़ चुका है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो हमारे किसान भाई है जो कि पुराने तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं उसको थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाए, ताकि हमारे किसान भाइयों को और ज़्यादा मदद मिले और वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए, उनको भी हेल्प मिले और हमारे देश का भी डेवलपमेंट और तेजी से हो। अब अगले पॉइंट पे हम आते हैं एमएसपी। अब भाई एमएसपी के बारे में तो कितना हो हल्ला हो चुका है हमारे देश में। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग जो कि एमएसपी के ऊपर प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। तो यूपीए की सरकार ने 2006 से 2014 तक 2.39 लाख करोड़ वीट की एमएसपी के लिए थे, जबकि बीजेपी सरकार ने 2014 से 2022 तक 4.52 लाख करोड़ एज एमएसपी दिए हैं। और चावल के लिए यूपीए ने 3.1 लाख करोड़ और बीजेपी ने 10 लाख करोड़ दिए हैं। तो अब किसानों को एमएसपी पहले से 3 गुना ज्यादा मिल रहा है और उनको यूपीए से ज्यादा इंडिया की गवर्नमेंट में ज्यादा फायदा हुआ है। अब अगले पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं, जिसके ऊपर तो आपने कई बार वीडियोस देखे होंगे, जिसके ऊपर न जाने लोग बार बार कहते हैं कि तुम इसके ऊपर बात नहीं करते हो, तुम इसके ऊपर बात नहीं करते हो। चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, और ये पॉइंट है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। एक गरीब किसान को या फिर एक गरीब व्यक्ति को सबसे ज्यादा कौन सी चीज परेशान करती है? जो सबसे ज्यादा चीज कोई परेशान करती है वो होती है महंगाई।
आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि आखिर महंगाई होती क्या है। जितना आपके आसपास की चीजों का रेट बढ़ेगा, आपको उनको खरीदने में उतनी ही दिक्कत होगी। आप देखते होंगे आपके पास कभी टमाटर के रेट बढ़ गए, कभी प्याज के रेट बढ़ गए। ओवरऑल अगर देश के प्रोडक्ट्स के महंगाई रेट को अगर हम 2004-2014 में देखें तो 8.2% है और 2014-2023 में इन्फ्लेशन 5% रहा है। और ये डेटा IMF के अकॉर्डिंग है। तो अगली बार अगर आपको कोई कुछ बोले तो आप उनके सामने ये डेटा रख सकते हो। तो चलिए अब थोड़ा अपने देश के ऊपर आ जाते हैं, अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे देश के लिए किन गवर्नमेंट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए थे। चलिए इस पॉइंट में हम बात करते हैं GDP की। एज एन इंडियन हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो देश है वो आखिर खरा कहाँ होता है। तो यूपीए की गवर्नमेंट में 2004 में हमारा देश करीबन 12वें नंबर पे आता था। उसके बाद फिर 2014 आते आते हमारे देश की जो रैंकिंग थी वो 10वें पोजीशन तक पहुंच गई। फिर इसके बाद आती है बीजेपी की गवर्नमेंट और इसके बाद हमारे देश की जो रैंकिंग होती है वो 10 से घटकर 5 पे पहुंच जाती है। अगर आप लोग वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरेस्टेड रहते हो, दुनिया में क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या चल रहा है, तो आपने यही चीज गौर किया होगा कि हमारे देश की जो बेइज्जती पहले वेस्टर्न लोग किया करते थे, यूरोपियंस किया करते थे, अब वो वैसी चीज़ें नहीं रह गई है। जिस लेवल पे पहले हमारे देश का मजाक बनाया जाता था हर एक चीज़ में, अब वो चीज़ें बहुत हद तक कम हो चुकी है। करंट बीजेपी की गवर्नमेंट का कहना है कि हम हमारे देश को 3rd पोजीशन पे ले जाएंगे, बट अभी तक ऑपोजिशन के लीडर्स ने ऐसा कुछ भी इसके ऊपर बात नहीं किया है कि उनका एम क्या है जब वो चुन कर आते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उन्होंने जो वादे किए हैं वो आखिर है क्या, और उसके ऊपर एक एनालिसिस भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश को अगर डेवलप करना है तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। अमेरिका और चाइना अपने सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है, तब जाके उनकी जो GDP है वो उतना ऊपर तक पहुंच पाया है। अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंपैरिजन करें तो 2013 में वो GDP का 1.7% था, जो कि 2023 में बढ़कर 3.2% हो गया है। और अगर करंट गवर्नमेंट 3.2% को और बढ़ाने में सक्सेसफुल हो पाती है, इसको और ज़्यादा बढ़ा पाती है, तो हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होगा और हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो भी और तेज़ी से होगा। आई थिंक जो अपोजिशन है उनको भी यही सभी वादे करने चाहिए थे कि हमारे देश के अंदर वो डेवलपमेंट क्या करेंगे, क्या क्या वो चेंजेस लाएंगे अगर वो जीत कर आते हैं तो। लेकिन उनके मैनिफेस्टो से ये झलक रहा था कि वो फ्रीवीज देकर लोगों को लुभाना चाहते हैं, उनका वोट लेना चाहते हैं। और फ्रीवीज हमारे देश के लिए बहुत बुरा है क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लॉजिस्टिक्स। चलिए देखते हैं कि आखिर जितना पैसा हमारी गवर्नमेंट ने सड़कों के ऊपर खर्च किए हैं, जितना पैसा हमारी गवर्नमेंट ने रेलवेज के ऊपर खर्च किए हैं, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा है। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 2014 में 54 थी, जो कि कम होकर अभी 38 नंबर पे आ चुकी है और इसमें अभी भी हमारे करंट गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बिजनेस। अगर हमारे देश के अंदर जो बिजनेसमैन है वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, हमारे देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो ये हमारे देश के डेवलपमेंट में इवेंचुअली हेल्प करता है और हमारे देश के अंदर रोजगार को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसका एकदम प्राइम एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि हम लोग कितने सारे अमेरिका के बड़े बड़े कंपनीज को यूज करते हैं, जैसे कि गूगल, अमेजॉन, एप्पल, और इसी तरीके से चाइना ने भी अपना खुद का ये सब कुछ डेवलप कर लिया। उनका खुद का सोशल मीडिया है और चाइना ने एप्पल को काउंटर करने के लिए, गूगल को काउंटर करने के लिए, उनके जो मोबाइल फोन्स होते हैं उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने अपने ब्रांड्स बनाए, जैसे कि वीवो, ओप्पो, रेडमी। तो सिमिलरली हमारे देश का जो बिजनेस है वो जितना ज़्यादा तेजी से ग्रो होगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा जल्दी से हमारा देश भी डेवलप करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2014 में हमारी रैंकिंग थी 142, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब है, जो 2019 में 63 पर आ चुकी है। और नंबर ऑफ स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो 2016 तक पूरे देश में करीबन 300 स्टार्टअप्स थे, जो कि 2023 में बढ़कर 1.14 लाख हो चुके हैं। ये काफ़ी बड़ा जंप है। पहले एक कंपनी सेटअप करने के लिए 14 स्टेप लगते थे, जो कि 2022 में सिर्फ 3 स्टेप बचे हैं। और इस चीज़ को देखकर हमें खुशी होती है कि हमारे देश के लोग अब बिजनेस में भी आगे आ रहे हैं। इतने सारे स्टार्टअप्स रजिस्टर हो रहे हैं तो इनमें से बहुत सारे बड़े प्लेयर्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं। 2014 में हमारे पास सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, जो कि 2023 में 110 से ऊपर हो चुके हैं। यूनिकॉर्न मतलब कि $1 बिलियन की वैल्यूएशन से ऊपर जाना। अब अगले पॉइंट में हम बात करते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट की। कोई भी कंट्री अगर वो अपने डिफेंस के सामान को खुद बनाती है और उसको एक्सपोर्ट करती है तो जो बाकी की दुनिया होती है वो उनको एक इज्जत की नज़र से देखती है, क्योंकि वो उनके ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इस डिफेंस सेक्टर में सबसे आगे है अमेरिका, और अमेरिका के सुपर पावर होने में इस सेक्टर का एक बहुत बड़ा हाथ है। उसके जो सबसे बड़े दुश्मन है रशिया और चाइना, वो भी खूब खींच कर डिफेंस एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो अगर हमारे इंडिया की बात करें तो 2014 में हमने 686 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था,
जो 2023 में बढ़कर 16,000 करोड़ हो गए हैं। ये ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी भी हम बाकी के जो कंट्रीज हैं उनसे काफ़ी पीछे हैं। तो हमारे रूलिंग गवर्नमेंट को, अभी जो करंट गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा फोकस करें ताकि हम और ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट कर सके और हमारी कंट्री भी इन सभी सेक्टर्स में एक बड़ा प्लेयर बनकर सामने आए। तो जितने भी डेटा मैंने आपको साथ शेयर किए वो आप चाहो तो गूगल पे क्रॉस चेक कर सकते हो, और इस डेटा से आपको आइडिया लग रहा होगा कि कौन सी पार्टी ने कितना काम किया अपने टेन्योर में और कौन सी पार्टी अगले आने वाले इलेक्शंस में क्या क्या काम कर सकती है और किस चीज़ के ऊपर उनका फोकस है। बहुत सारे पार्टीज आपको अलग अलग मुद्दों के ऊपर आपसे वोट मांगने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका जो फोकस है वो होना चाहिए हमारे देश के लिए, जो हमारे देश की भलाई की बात करेगा, जो हमारे देश की भलाई के लिए काम करेगा, हम उन्हीं को वोट देंगे।